कोरोना काल और संस्थानों का दायित्व और कलाकार, ये जो सब्जेक्ट है, तो मैं गुंजन जी का बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ऐसे टॉपिक पर आवाज बुलंद करने की योजना बनाई और उनको जोड़ा। और हमें जरूरत है ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों पे बोलने की, क्योंकि अचानक से हमारा लाइव आर्ट खतरे में आ गया। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए, हमें बंद कर दिया गया क्योंकि अचानक से हमारा और हमारा अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया, कि जैसे मानो कि हम कुछ थे ही नहीं या हम कुछ है ही नहीं। तो मैं याद दिलाना चाहूंगी कि इस पूरे 1.5 साल में अगर लोग अपने घरों में कैद है और वो अगर जिंदा है अपने घरों में बिना कलेश के, तो वो OTT प्लेटफॉर्म पे दूसरों का काम देख के ही, जिसमें नाटक है, मूवीज है, सीरियल्स है, वेब सीरीज है, और इन सब में कलाकार काम करते हैं। तो हम कैसे भूल सकते हैं कि कलाकार जब इतने आपके घरों तक पहुंच के आपका मनोरंजन कर रहे हैं, और इस कोरोना काल में जब आप डिप्रेशन में हैं, आपके आसपास मौतें हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, उसमें भी आपको एक मनोरंजन दे रहा है, तो उसको आप बोलते हो कि इस सरकार में आपके लिए बजट नहीं है, आप इस सरकार का वोट बैंक नहीं है, और इसलिए आप इनके लिए एग्जिस्ट नहीं करते। तो सवाल बहुत कठिन है और उसको उठाना चाहिए कि भाई, आप संस्थानों के हेड अगर ऐसी सोच रखते हो तो आप गलत हो। आपने चीजों को सही से समझा नहीं फिर, या आपके हिसाब से कला, या आप कलाकार नहीं हो। बहुत सारी चीजें डे 1 के लेक्चर्स में हो सकता है मैं पहले ही स्टैट्यूटरी वार्निंग दे दूं कि मेरी बात किसी को बुरी लगे तो, पर मैं सच बोलना नहीं छोड़ सकती। वो सारे मेरे अपने हैं, मैक्सिमम लोग मेरे संस्था से, जिससे मैं ग्रेजुएट हूँ उससे वो भी ग्रेजुएट है, तो हम कहीं ना कहीं एक ही माँ के बच्चे समान है, कलीग्स है। पर अगर मेरे बड़े भाई, मेरे पिता समान लोग, मेरे गुरुजन, अगर किसी चीज में उनसे कहीं गलती होती है, उनसे कहीं चूक होती है, तो मेरा काम है मुझे मेरे अपनों को बताना आप ये गलत कर रहे हो और आप इस तरह से इसको सही भी कर सकते हो। मैं आज रिप्रेजेंट करूंगी अब इस जगह पे फ्रीलांस एक्टर्स को, जो दिल्ली में चुन के हमारे पास बहुत, मैं तो खुद महाराष्ट्र से हूँ, तो मेरे पास तो मराठी प्रायोगिक रंगभूमि, मराठी कमर्शियल थिएटर, बॉलीवुड, ये सारी चीजें थी, पर मैंने चॉइस किया कि मुझे NSD से सीखने के बाद अगर मुझे अपने आप को व्यक्त करने के लिए दिल्ली रंगमंच मुझे शायद ज्यादा एक्सपोजर देता है, या मैंने जिस तरह का आर्ट फॉर्म सीखा है वो मैं दिल्ली रंगमंच में कर सकती हूँ, या मैं हिंदी रंगमंच में कर सकती हूँ। तो हम यहाँ रुके, हमने यहाँ अपनी संस्था बनाई, हमने अपना इंस्टीट्यूट खोला और हम यहाँ काम कर रहे हैं। और अगर हम संस्थान को, हमें अगर कुछ अनुदान मिलता है तो कोई हमें ये ना बोले कि अनुदान तुम्हारा अधिकार नहीं है। मैं अपने जिंदगी के बहुमूल्य साल इस कला को दे रही हूँ, तो जो भी छोटा मोटा अनुदान या मेरे प्लेस के टिकट के पैसे या मेरे शो के पैसे, वो मेरा अधिकार है। उसको चैलेंज करने वाले आप कौन होते हो? हु आर यू टू डिसाइड कि अनुदान मेरा अधिकार है कि नहीं है? वो मेरा अधिकार है, मेरी मेहनत का पैसा है। दूसरी चीज, ये सारे लोग इतने बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंच के इनको इतना अहंकार हो जाता है कि इनको लगता है कि ये दाता बन गए हैं, यही है जो हमें अनुदान दे रहे हैं, इन्हीं के साइन से पेपर आगे बढ़ता है, इसलिए हमें अनुदान मिलता है। सॉरी बॉस, अनुदान लेने के लिए एक संस्था बनानी पड़ती है, उसको रजिस्टर करना पड़ता है, उसका 3 साल का काम दिखाना पड़ता है, उसका ऑडिट दिखाना पड़ता है, उसके बाद भी जाके बड़ी बड़ी फाइलें बना के उसको तरीके से पेश करके SNS से उसका रिकमेंडेशन लेके, NSD से रिकमेंडेशन लेके, और फिर आपको उस मीटिंग में भी बुलाया जाता है। मीटिंग में अननोन लोग, जिनका आर्टिस्ट से कोई लेना देना नहीं, मतलब अगर थिएटर के लिए अनुदान है तो अनूप जलोटा जी बैठे, जिनको थिएटर, रंगमंच और उसके आसपास का कुछ नहीं पता। तो ऐसे लोगों को कन्विंस करके कि हाँ हम आर्टिस्ट है और हमें 1+2 या 1+4 या वॉट एवर जो
अमाउंट ऑफ ग्रांट है वो मिलनी चाहिए, वो मुझे उनको बताना पड़ता है और तब जाके ये अनुदान मुझे मिला। उसके बाद भी वो अनुदान सिंपल नहीं है, क्योंकि पीएफएमएस का अकाउंट बनाओ, उसके बाद वो पैसे उस पे चढ़ाओ, इस पे चढ़ाओ, उस पे चढ़ाओ, एडिट करो, माइनस करो। मैं एक सीए का भी काम हूं, क्योंकि सीए की फीस देना अगर हमारे बस की बात नहीं है तो हमको वो भी सारे काम करने पड़ते हैं और साथ ही हमारा रंगकर्म भी करना पड़ता है। दिल्ली में तो बहुत आसान है कि भाई हम एक सीए हायर करें, पर जो मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स अपने गांव में, अपने एरिया में जिन्होंने अपनी संस्थाएं बनाई हैं, उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल है। हम तो यहाँ कुछ भी हो तो कल्चरल मिनिस्ट्री चले जाते हैं, उनके लिए तो ये दिल्ली दूर होती है, उसके लिए आने जाने का पैसा पड़ता है। और उस अनुदान में भी सिर्फ सैलरी ग्रांट इतनी देते, उसमें आपको एक इंस्पेक्शन में एक ऑफिस दिखाना पड़ता है, उसका रेंट देना पड़ता है, उस इंस्पेक्शन के लिए आपको वहां रहना पड़ता है, वो ऑफिसर आपको घुमाएगा, उसके पीछे घुमाना पड़ता है। तो आप क्या समझते हो कि ये अनुदान जो इतना अनु है वो भी हमारा अधिकार नहीं है? तो ये पहले दिन के पहले वक्ता के अनुदान के क्वेश्चन का मेरा जवाब है। अगर प्रवीण जी मौका देते या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म में आमने सामने बात करने का मौका मिलता तो बड़ा ही मजा आता कि मैं आंसर उनको सीधा देती और बगैर डरे देती, क्योंकि मैं किसी के बलबूते या किसी के पैरों तले काम नहीं कर रही हूँ। ना मुझे चाटुकारिता पसंद है, ना वो मेरे कोई बॉस है जो मुझे काम दे रहे। ये इसमें मेरे बोलने में थोड़ा सा तंज हो सकता है, क्योंकि वो इस ओवर द ईयर जो कोरोना काल में हम आर्टिस्ट जितने निग्लिजेंट हुए हैं समाज से, आप अगर मेरे वॉल पे जाओगे और मेरी पोस्ट पढ़ोगे तो मैं हर बार, मैं केजरीवाल को भी सवाल पूछती हूँ, मैं पीएम को भी सवाल पूछती हूँ कि आर्टिस्ट का क्या, आर्टिस्ट घर में भूखे मर रहे। और आपको ये लग रहा होगा कि भैया इसको थोड़ी फर्क पड़ रहा है, ये तो अच्छी खासी मोटी दिख रही है, तो ऐसी बात नहीं है। आपको पूरी कम्युनिटी की बात करनी पड़ेगी और ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है। और ये सिर्फ अभी जो मैं बात कर रही हूँ आर्टिस्ट कम्युनिटी में, उसमें डांसर्स है, म्यूजिशियंस है, उसमें फोक आर्टिस्ट है, उसमें गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, मेकअप आर्टिस्ट है, टेक्नीशियंस है। आर्टिस्ट की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो आप क्या बोल रहे हो कि वो वोट बैंक नहीं है? हम अगर सोचे तो सत्ता पलट सकते हैं। मैं एक पॉइंट में बता सकती हूँ कैसे, कि अगर आपको लगता है कि आर्टिस्ट आपकी वोट बैंक नहीं है, आर्टिस्ट का अभी इस कोरोना काल में कोई काम नहीं है, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक एकेडमी, एनजेडसीसी, डब्ल्यूजेडसीसी, ये जो सारी संस्था है, ये इनको इकट्ठा बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। इनकी पेमेंट रोक दीजिए, इनके क्लर्क, बाबू, जो भी डायरेक्टर, सेक्रेटरी, इनकी सबकी पेमेंट रोक दीजिए और उसमें वैक्सीन खरीदिए और पूरे देश को दे दीजिए। 1 साल का कल्चर का इतना पैसा बचा के आप पूरे देश को वैक्सीन दे सकते हो। क्योंकि मेरे लिए अगर काम नहीं किया जा रहा है, कलाकार के लिए अगर काम नहीं किया जा रहा है, तो ये संस्था है किस लिए है? इनका दायित्व अगर ये निभा नहीं रही है तो वो क्या कर रही है वहां पे? उनको क्यों होना चाहिए? तो ये मैं उनके दूसरे सवाल का जवाब कि हम वोट बैंक नहीं है। जिस दिन इन सबों की सैलरीज बंद हुई तो ये सारे रास्ते पर आ जाएंगे और फिर वो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और फिर उनको समझ में आएगा कि वोट बैंक कौन है। ये उनके दूसरे सवाल का जवाब, ये देना बहुत जरूरी है दोस्तों। हो सकता है आने वाले मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे 2 आर्टिस्ट कम बनाएंगे, पर अब उसका भी मुझे डर नहीं है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमने 1-1.5 साल का कोरोना काल निकाल लिया तो हम जी ही लेंगे। हम कोई मरने वाले लोग नहीं, हम घास है, हम उनके किए कराए पर उगाएंगे। अब अनुदान की हिस्ट्री, जिसको जो मेरे जूनियर्स या मेरे कलीग्स, अपकमिंग जो जनरेशन है, उनको मैं एक बात बता दूं कि दोस्तों, अनुदान इन लोगों ने नहीं शुरू किया है। इसलिए ये जो अचानक से आपको थ्रेट दिखाते हैं कि हम आपका अनुदान बंद कर देंगे, हम आपकी स्कॉलरशिप बंद कर देंगे, ये इन्होंने नहीं शुरू की है। ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जिस दिन शुरू हुआ उस दिन स्कॉलरशिप शुरू हुई, फिर बीच में कभी ये 50,000 का अनुदान मिलता था प्रोडक्शन करने के लिए, उसके बाद 1 लाख का मिलता था। बहुत साल, लगभग 25-30 साल सिर्फ 1 लाख का ही अनुदान मिलता था। एनएसडी के गोल्डन जुबली, जब उसका सेलिब्रेशन चल रहा था, तो
में कहानी है, छोटी सी कहानी मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि इस अनुदान को किसने शुरू किया इसको लेके हमें अभिमान होना चाहिए और हमें उनको सुनाना भी चाहिए कि भाई इट्स नॉट यू, ये आपके विजन की दृष्टि से नहीं हुआ है, ये अनुदान किसी दूसरे का विजन है, याद रखना। तो कहानी ये है कि वो सेलिब्रेशन था भारत रंग महोत्सव का, जिसमें प्रमुख अतिथि थी जोहरा सहगल जी, जोहरा आपा लगभग उस समय 98 या 95 इयर्स की थी, व्हील चेयर पे आई थी। उन्होंने बहुत प्यारी कविता सुनाई, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं। स्टेज पर कल्चर सेक्रेटरी बैठे थे जवाहर सरकार, तो उन्होंने बोला कि जवाहर, ये जो प्यारे प्यारे हंसमुख चेहरे तुझे इस पूरे कमानी ऑडिटोरियम में दिख रहे हैं ना, ये बहुत सच्चे लोग हैं, ये भूखे पेट सोते हैं पर बहुत सुंदर हंसी हंसते हैं। तुम इनकी हंसी को थोड़ा और बढ़ा सको, थोड़ा अनुदान इनका बढ़ा सको, तो ये प्यारे प्यारे बच्चे खिलखिला उठेंगे और तुम्हें कल्चर को बहुत आगे तक ले जाएंगे। ये इतनी सुंदर चीज थी कि जवाहर सरकार भी इमोशनल हो गए और उन्होंने उसी स्टेज पर ये अनाउंसमेंट कर दिया कि जो 1 लाख का अनुदान है उसको हम 5 लाख करने की कोशिश करेंगे, और आने वाले 2 साल में वो 1 लाख का अनुदान 5 लाख हुआ। वो 5 लाख का अनुदान 3-5 साल मिला। उसके बाद इन संस्थानों के पेट में दर्द होने लगा कि अरे, बाहर के एक्टरों को ये झोला छाप जो कुर्ता पहन के घूमते थे, इनको 5 लाख अनुदान मिल रहा है, इनको ये कैसे टाइट कॉलर घूम रहे हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है, ये बड़े बड़े नाटक कैसे कर ले रहे हैं, इनके नाटक बड़े बड़े फेस्टिवल्स में कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं, क्यों इतना सेट का झामा ये लगा सकते, क्यों इतनी लाइट ये अफोर्ड कर सकते। तो ये पेट दर्द का कारण था असलियत में, क्योंकि आज तक तो सिर्फ एनएसडी की अख्तियारी थी कि बड़ा नाटक, बड़े सेट, बड़े, जो एनएसडी में 15 लाख 20 लाख करोड़ तक का बजट होता है एक प्रोडक्शन का, 5 लाख में भी बंदा कर पा रहा है, कैसे कर ले रहा है, इसको कहीं अंकुश लगाना पड़ेगा। और वो उस दिन से लग गए काम पे कि ढूंढे उन लोगों को जो अनुदान का मिसयूज करते हैं। और ये हमारी त्रासदी है कि हम में से बहुत लोग, स्पेशली ये रंगमंच की कम्युनिटी में बहुत आसान होता है भ्रष्टाचार करना, इसलिए कि सबके सब रंगमंच करने नहीं आते हैं। दोस्तों, आप अगर म्यूजिक की ग्रांट डालना चाहो तो कोई वहां पे जो पंडित जी होंगे म्यूजिक के, तो वो 2 मिनट में आपको पकड़ लेंगे कि भाई तुझे नीचे सा और ऊपर सा में फर्क नहीं समझता, तुझे अनुदान नहीं मिल सकता। वहां कोई भी जाके अनुदान नहीं ले सकता। आप अगर कथक में अनुदान अगर अप्लाई करोगे आर्टिस्ट, तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बैठे हुए जो गुरु है उनकी कम्युनिटी में वो जानते हैं, आपको देख के पहचान लेंगे कि आप कथक से रिलेटेड कुछ काम नहीं करोगे, तो आपको कथक का ज्ञान नहीं है। पर ये चीज थिएटर में बहुत आसान हो जाती है कि कोई भी आदमी संस्था बना के कोई भी आदमी अप्लाई कर सकता है। मैं इसमें ट्रेनिंग, अनट्रेनिंग, नॉन ट्रेनिंग इसकी बात नहीं कर रही हूँ, पर हमारे समाज में बहुत सारे लोग जो झूठ मूठ के ग्रांट भरते हैं और फिर किसी नेता मंत्री से सोर्स लगा के वहाँ पे पहचान निकाल के ग्रांट लेते हैं और फिर उसका मिसयूज भी करते हैं। किसी जगह जाके फ्लेक्स लगा के फोटो काट के भेज देते हैं और वो पूरा पैसा खा जाते हैं। ये भी सच्चाई है और हमें इसको स्वीकार करना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नाटक नहीं हुए, नाटक अच्छे नहीं हुए, या लोगों ने नाटकों पे पैसा खर्च नहीं किया। पर इनको जो देखना था वो इन्होंने देखा, उस समय के नेता मंत्री को रिपोर्ट सौंप दी और मंत्री का भी काम बहुत आसान हो गया कि भैया एनएसडी के लोगों ने तो रिपोर्ट सौंपी है और ये तो बड़े जागरूक लोग हैं, बहुत इसमें से एसएनए अवार्डी है, पद्मश्री है, और इन्होंने अगर ये रिपोर्ट सौंपी है तो ये सच बोल रहे होंगे। अनुदान खत्म। जो इंडिविजुअल ग्रांट मिल रही थी 2019 के चुनाव से 1 महीना पहले 1 मई को नोटिस निकला और अनिश्चित काल के लिए अनुदान खत्म कर दिया गया। आपने क्या किया, हमने क्या किया? हम ये मान के बैठ गए कि संस्थाओं ने हमारा चुपचाप बैठो। फिर
नुकसान किसका हुआ इसमें? नुकसान जो अच्छे से काम कर रहा था उनका हुआ। अब मैं कट टू आपको बात बताती हूँ कि क्यों वो अनुदान नहीं काटना चाहिए था। मैंने ये बात तब भी कही थी, कंसर्न लोगों से भी कही थी कि आप पता लगाओ कि कौन अनुदान का मिसयूज कर रहा है, पर उन्होंने उतनी जहमत नहीं उठाई और अनुदान बंद कर दी। आज ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, तो क्या आप हॉस्पिटल बंद कर रहे हो कि डॉक्टर को बंद कर रहे हो या मरीज को बंद कर रहे हो या ऑक्सीजन सिलेंडर ही बंद कर रहे हो? आप ये कोई भी चीज बंद नहीं कर सकते। आपको जो कालाबाजारी कर रहा है उसी को पकड़ना पड़ेगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर खराब आ रहे तो सिलेंडर की कंपनी को ताला लगा दो। ये कोई उसका वो नहीं है, उसका या सॉल्यूशन नहीं हो सकता। या रेमडेसिविर अगर लोग कालाबाजारी कर रहे तो रेमडेसिविर की कंपनी बंद कर दो, ये उसका तोड़ नहीं हो सकता। आपको कालाबाजारी करने वालों को पकड़ना पड़ेगा, अंदर डालना पड़ेगा और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। पर ये चीज जब आर्टिस्ट होके और जब फ्रीलांस आर्टिस्ट या जो लोग अपने बलबूते थिएटर करना चाहते हैं उनके बारे में जब ये आया तो सीधी सीधी ग्रांट बंद कर दी और वाहवाही लूटी। प्रॉब्लम क्या हुई? नुकसान हमारा हुआ, वाहवाही उन्होंने लूटी। आज वो रिटायर्ड है और उनको भी समझ में आ रहा है कि मैंने गलत किया, पर कोई फायदा, उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक तीर छूट गया और वो खत्म हो गई। अब उनको ये दूसरी, इनके आंखों में जो बार बार चुभन आ रही है, चुभ रही है, चोखेर वाली बन गई है, वो है अनुदान, सैलरी ग्रांट। कि अरे सैलरी ग्रांट कैसे उठा रहे, अब इनके लिए कुछ बोलो, ये आपका अधिकार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो खैर ये अनुदान की बात हुई, तो आप लोग ये कभी कतई मत समझिए कि अनुदान आपका अधिकार नहीं है। एक अनुदान अधिकार है इसलिए क्योंकि आपको उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत काम करना पड़ता है, उसके बाद नाटक भी करना पड़ता है, एक ही चीज नहीं करनी पड़ती। तो कभी भी ये जो संस्थानिक या किसी भी संस्था के हेड अगर ऐसी बात बोले कि अनुदान आपका अधिकार नहीं है, तो बोलना कि मुझे अनुदान देने का जो चेयर आपको मिला है फिर वो भी आपका अधिकार नहीं। ना रहेगी ग्रांट, ना रहेगी ग्रांट सैंक्शन की ऑफिस, खत्म करो। फिर आपको क्यों उसके एडिशनल पैसे मिलने चाहिए? तो हमें आवाज उठाने पड़ेंगे और वो चाहे खराब लगे, चुभे, ये बात बोलनी पड़ेगी। अब दूसरी चीज इन संस्थानों के बारे में जो बहुत दिनों से मैं कोट कर रही थी और अब ये कोरोना काल में थोड़ा अंडरलाइन करने की कोशिश कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, कि एक ढर्रा बन गया है पिछले कुछ सालों में। हो सकता है मैं पिछले कुछ सालों का जानती हूँ, मैं बहुत जूनियर हूँ आप सबसे, तो आप उससे भी पहले की जानते होंगे कि संस्थान के जो लोग हैं, संस्थान में जॉब करते हैं, उन्हीं को एसएनए अवार्ड मिलते हैं, उन्हीं को पद्मश्री मिलते हैं। ये तो ये है, सारी जगह के जो सिलेक्शन पैनल में भी यही लोग होते हैं। उसके बाद जैसे दिल्ली के बारे में मैं ज्यादा बता पाऊंगी क्योंकि वो मैंने आंखों देखा हाल है कि हिंदी एकेडमी साल में 4 नाटक कुछ करने के ग्रांट देती है, उसके पोस्टर में इन्हीं के नाम, और ये नहीं तो इनके पत्नियों के नाम। उसके बाद उर्दू एकेडमी ग्रांट निकालती, उसमें भी इनके नाम। फिर एसकेपी का भरत मुनि और क्या मोहन राकेश सम्मान होता है, उसमें भी इन्हीं के नाम। और ये सिर्फ एनएसडी के लोग नहीं है, ये संस्थानों की बात कर रही हूं मैं, जिसमें कुछ यूनिवर्सिटीज के एचओडीज भी है और कुछ संस्थानिक भी है। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब आप लोगों ने नौकरी हासिल कर ली, आप इतने इंटेलिजेंट हो, चलो मान लिया, उसके बाद आप अपना काम भी कर रहे हो, फिर आपको दूसरे ग्रांट लेने के भी मौके मिल जाते हैं और आप वो भी कर लेते हो। और एक आदमी जो चाय की दुकान पे बैठा हो वही बैठा रह जाता है जिंदगी भर रंगमंच करने के बावजूद भी। फिर आपको अवार्ड भी मिल जाते हैं। आप कब इतना काम कर लेते हो? आप एनएसडी के में अंदर ही किए हुए नाटकों को अपने बायोडाटा में जोड़ के आप बड़े बन जाते हो। और जो आदमी छोटे मोटे पैसे जमा करके अपनी पूंजी लगा के नाटक करता है, वो उसका तो फॉर्म तक वहां नहीं पहुंचता। तो थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत है जो संस्थानों में बैठे हैं कि बॉस आपको तो जिंदगी में सब कुछ मिल गया है, आपने फ्री में एजुकेशन हासिल की, उसके बाद आपका सोर्स लगा या वॉट जो भी होगा, आपको उनमें से बहुत लोग कारगर भी होंगे, बहुत अच्छे को अपने मेरिट्स के हिसाब से भी जॉब मिली है, बहुत लोगों को नहीं मिली है, ये भी आगे मैं बोलूंगी, पर मिल गई जॉब।
अब आपको पेंशन भी मिलने वाली है, आप 10 जगह पे जाते हो, अलग अलग कमिटियों में भी आप हो, तो फिर ये छोटी छोटी छुटुर पुटुर 2 लाख 3 लाख की ग्रांट का मोह छोड़ दीजिए। ये जो थिएटर कर रहे हैं या जो फ्रीलांसर है जिनकी जॉब्स नहीं है, जो पूर्ण समय रंग कर्म कर रहे हैं, इनके लिए छोड़ दीजिए, थोड़ा बड़ा बनिए। और थोड़ा बड़ा बनने की सबको जरूरत है। इससे क्या होगा कि इससे आपका बड़कपन ही दिखेगा। आप कभी उस ग्रांट वाले को मना करो ना कि किसी जरूरतमंद आदमी को दो या किसी ऐसे आदमी को दो जिससे और उत्साह मिलेगा काम करने का। हर चीज आपको, या आप इतने ग्रीडी कैसे हो जाते हो? आज कोरोना काल में आपकी सैलरी का सिर्फ 1 दिन का पैसा कटा है कोरोना के लिए। हमारी तो पूरी जिंदगी खत्म हो गई, लोगों के एफडीज खत्म हो गए, जो भी उन्होंने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए लगाए होंगे। ऐसे भी कलाकार है मेरे पहचान में जिन्होंने आम आदमी पार्टी कुछ 17 किलो चावल वावल देती है, वो तक इश्यू कर लिए। क्या यही कलाकार का कला में काम करने का जज्बा और यही उसको मिलना चाहिए था? क्या उसको कोई सहायता नहीं मिलनी चाहिए थी? और ऐसे टाइम में अगर उसने कोई सहायता मांग भी ली तो आप बोलते हो कि कलाकार को भी अपने आप को कॉमन मैन समझना चाहिए, लाइन में लग जाना चाहिए और लाइन में चावल ले लेना चाहिए। हेलो, क्यों ना हर संस्थान में, जैसे एनएसडी जैसे संस्थान में 800 लोग काम करते हैं, ग्रेड कैटेगरी, उनकी किसी की सैलरी नहीं रुकी। वो 800 लोगों को सरकार बोलती कि तुमको 800 लोगों को 800 लोग गोद लेने पड़ेंगे भाई। हर फैमिली एक दूसरी फैमिली का, एक दूसरे कलाकार का कुछ महीनों का खर्च व्यय करे। क्या कलाकार हम एक दूसरे के लिए ऐसा नहीं कर सकते थे? जाके देखिए फार्मर प्रोटेस्ट में, जब सरकार ने उनका दाना पानी बंद किया, उनका दाना पानी रुका नहीं, क्योंकि लोग अपने तरफ से हेल्प कर रहे हैं और वहां अपने घरों से लोग राशन दे रहे, सब कुछ दे रहे कि तुम बैठो, तुम अपने अधिकार के लिए बैठे हो, हम तुम्हारा साथ देंगे। पर यहाँ क्या हो रहा है? आप अपने आप को आम आदमी समझ लीजिए जी। इस सरकार में ना आपके लिए आप वोट बैंक नहीं हो, तो आप इस संस्था के संस्था प्रमुख कैसे हो सकते हो? आपके पास कोई अगर विजन नहीं है। करोड़ों की ग्रांट है एसएनए की भी, एनएसडी की भी, जोनल सेंटर्स के भी, पर इन दिनों में उन्होंने ऐसा कोई भी मद नया तैयार नहीं किया जो कि वो कर सकते थे, क्योंकि ये सारी, जैसे कुंजदा ने भी कल बोला कि ये ऑटोनॉमस बॉडीज है। नहीं तो इन सबकी सैलरी अगर चल रही है तो कल्चरल मिनिस्ट्री के लोगों को रोज भेजा जाता है कोरोना के काम के लिए। आप जाके पूछ लीजिए कि मिनिस्ट्री के लोगों को, बाबूज को, अफसरों को रोज सर्वे के लिए भेजा जाता है हॉस्पिटल्स में, ऑक्सीजन के लिए, इधर उधर। आप लोगों को क्यों नहीं भेजा जाता? क्यों आप घर बैठे सैलरी उठा रहे हो? इसलिए क्योंकि आप ऑटोनॉमस बॉडी में आते हो, गवर्नमेंट आपको कुछ बोल नहीं सकती। क्यों यूपी के इतने टीचर्स मर गए इलेक्शन ड्यूटी में? आपको भी भेजना चाहिए, आप भी जाइए हॉस्पिटल और सेवा करिए। सैलरी तो आपको पूरी मिल रही है ना, और रंग कर्म आपने बंद कर दिया है। पर ये लोग अपने तरफ कुछ नहीं आने देंगे और ये हमें समझा रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन ले लो और ये कर लो। ऑनलाइन अगर सीखना पढ़ना पॉसिबल है तो क्यों नहीं इस साल का भारंगम ऑनलाइन हुआ? ये सवाल है मेरा आपसे कि भारंगम का इतना बड़ा बजट है और उससे कितने सारे कलाकारों की मॉनेटरी हेल्प हो सकती थी कि आप उनके ग्रुप का नाटक किसी वेबिनार के थ्रू या इनसाइडर जैसी वेब पोर्टल है जो घर, उन्होंने अपना ऐप भी बना लिया नाटक दिखाने के लिए, वहां हम लोग भी नाटक दिखाते हैं और जो टिकट का पैसा आता है वो हमें मिलता है। तो आप फेस्टिवल तो इनसाइडर के टिकट में बेचते ही हो, तो आप इनसाइडर के थ्रू आपने एक ऐप क्यों नहीं बना लिया भारंगम का? आप हर साल 100 नाटक अगर भारंगम में दिखाते हो तो 100 नाटकों की जगह आप 1.5 लाख एक नाटक को देते हो, आप 85,000 देते। 50,000 में आप सीडी मंगवाते कि भैया आपका बेस्ट प्रोडक्शन आप भेजिए और आप अनुदान हम देंगे कोरोना काल में सहायता राशि। इससे कलाकार भी छोटा नहीं होता क्योंकि वो भीख नहीं ले रहा है, वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और आप भी बड़े बनते क्योंकि आपने इस समय पे उसकी सहायता की है। लॉजिस्टिक का खर्चा पूरे भारंगम में, लोग आते हैं, ट्रेनों में आते हैं, फ्लाइटों में आते हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, अशोका होटल बुक होता है, जनपद होटल बुक होता है, इन सब का खर्चा बचाकर 100 नाटकों के जगह आप लगभग 700-800 नाटकों स्टेज दे सकते थे।
और हर नाटक में 15 से 20 अगर लोग जुड़ा हुआ होता तो आप इतने आर्टिस्ट की सहायता कर सकते थे अकेले एनएसडी के भारंगम के बजट से। है आपके पास विजन, आपने दिखाई इतनी महानता, आपने वो फंड पता नहीं कहा वापस कर दिया, किसी ने पूछ लिया तो उसको डांट दिया ऑनलाइन लोगों के सामने। पर ऐसा कोई विजन आपने क्यों नहीं दिखाया, ये मेरा सवाल है। क्योंकि आर्टिस्ट कम्युनिटी सचमुच आज जरूरतमंद है, और वो लोग नहीं है कि जिनके घर में क्या जैसे 5,000 रुपए अकाउंट में आ रहे हैं या 2,000 रुपए मिल रहे हैं या राशन की किट मिल रही है। हम किसी भी उसमें नहीं आते। हम 18% जीएसटी देने वाले लोग हैं और हम बहुत कर्मठ होते हैं। हमें भीख मांगने की भी आदत नहीं है, हम अपने कमाते और अपनी खाते। ये आपका मिसमैनेजमेंट है, सरकार का मिसमैनेजमेंट है कि जिन्होंने जरूरत से पहले इतना बड़ा लॉकडाउन कर दिया जब पूरे देश में 500 केस थे। आज 42 लाख लोग मर गए तो लोग खुले घूम रहे। हर जगह पे हमारे साथ छल हुआ है और इसमें आपने हमारी हेल्प नहीं की है, ये भी उतनी ही सच्चाई है। अब मेरा तीसरा पॉइंट, ये तो मैंने बता ही दिया कि कैसे एक दूसरे की। हाँ, एक चीज एसएनए को भी मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप वक्त आ गया है कि एसएनए के पास अपनी तो ग्रांटें है ही, एसएनए के पास यूनेस्को की भी ग्रांटें हैं। और उस यूनेस्को से एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज नाम से एक बहुत बड़ा फंड आता है जो आर्टिस्ट को फेलोशिप के रूप में दिया जाता है, जो 14, 15, 15, 16, 16, 17 3 साल के लोगों को मिला। उसके बाद 2021 तक उसका ही भुगतान नहीं हुआ। वो फंड सारा कहाँ गया किसी को पता नहीं। उसका जवाब हमें कौन देगा? उसमें कितने आर्टिस्टों के पैसे फंसे हुए, लोगों ने काम कर लिया, सबमिट कर दिया। उसकी एक सिलेक्शन पैनल भी बना था इस मार्च में। पैनल बन के उन्होंने देखा कि हाँ 60% लोगों ने काम किया है, 40% लोगों ने काम नहीं किया है। तो उन्होंने बोला अरे ये तो पुराना हो गया ना, अब ये 7 साल पुराना केसेस हो गया है, किसी के पैसे मत दो। वो कमेटी जो यहाँ 10 दिन आई, होटल लीला में या फलाने अच्छे अच्छे होटलों में रही, उन्होंने लोगों का काम देखा और मीटिंग लेके जिनका अप्रूव है उनके पैसे भी देने से मना कर दिया। कलाकारों ने क्या किया? आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता भी है? कितने लोगों को एसएनए ने बताया कि भाई ऐसा हुआ है, आप लोग आवाज उठाओ? या एसएनए ने खुद क्या किया? क्योंकि उनके सैलरी का कुछ नहीं कटा ना, हमारा कटा है। और यूनेस्को का फंड जो आपके थ्रू रिलीज होता है, आपको कोई अधिकार नहीं है लोगों को पैसा मारने का। जो जिसके मद में लगा हुआ है उसको मिलना चाहिए। और मैं हाल फिलहाल में, क्योंकि पैसों की तंगी सबको ही है, इसलिए मैंने जाके एसएनए में पूछा, तब मुझे पता चला कि ऐसी मीटिंग हुई और अप्रूवल केसेस के सामने भी लिखा है डिक्लाइन। और वो फंड जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तो आगे के जनरेशन को भी वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, वो फेलोशिप नहीं मिलेगी। जो कि फ्रीलांसर दिल्ली में काम करता हुआ या पूरे देश में काम करता हुआ जब थिएटर करता है तो वो साथ साथ छोटी मोटी स्कॉलरशिप अप्लाई करता है, जिससे भी पैसे आते हैं। वो अपना रिसर्च भी करता है और साथ साथ काम करता है, क्योंकि 6,000 मात्र में किसी का घर नहीं चलता जी। उसके लिए कोई जूनियर रिसर्च फेलोशिप करता है, कोई सीनियर फेलोशिप करता है, कोई कुछ करता है। तो ये भी एक और मद है जिसको इन लोगों ने होल्ड पे रखा हुआ है और जिसके लिए ये कुछ नहीं कर रहे। तो आप लिए है। अब एक और चीज मजेदार है, ये आपको सुन के अच्छा लगेगा कि जब जो आदमी संस्थानों में सिलेक्ट हो जाता है वो बड़ा मल्टी टैलेंटेड हो जाता है। ये ऑब्जर्वेशन है मेरा कि संस्थानों में सिलेक्ट होने के बाद आप मल्टी टैलेंटेड हो जाते हो। आप सिखाते भी हो, आप कल्चरल फंक्शन के ग्रांट की मीटिंग भी करते हो, आप रंगमंडल के हेड भी बन जाते हो, आप नाटक के भी हेड हो जाते हो, नाटक के डायरेक्टर भी हो जाते हो। भारंगम में आपके ही नाटक से ओपनिंग होती है, आपके ही नाटक से क्लोजिंग होती है। कितने कितने मल्टी टैलेंटेड। फिर आपके जैसे हमारे देश के प्रधान सेवक को उनके चाटुकार पसंद है, उनके भक्त पसंद है, वैसे ही संस्थानों के हेड्स को भी उनके भक्त बहुत पसंद होते हैं। क्योंकि ये जनरेशन ऐसी है कि हर जगह का हेड रेप्लिकेट करता है, इको होता है वो सिस्टम का। तो उनके भी छोटे छोटे पुरिंदे हैं जो एक मद में लगते हैं, फिर उनको दूसरा भी अधिकार मिलता है, फिर तीसरा भी हेड संभालने लगता है।
रखते हैं कि फलाने सर ने बहुत अच्छा काम किया। ये तीनों चारों मद में 4-5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता था, पर संस्थान के ये हेड्स जिनको विजन नहीं है, ये लोग क्या करते हैं कि ये उन्हीं लोगों को रखते हैं जो मेरी चाटुकारिता करे और हम उन्हीं का घर खिलखिलाए, बाकी लोगों से हमें लेना देना नहीं। तो ये विजन नहीं है, ये छोटी दृष्टि है। मैंने आज तक जितने हिस्ट्री भी अगर आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की पढ़ी होंगी, तो जब नेहरू जी ने अलकाजी साहब को बुलाया, पहले उन्होंने मना कर दिया, फिर वो आए, फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बना, फिर कारण साहब आए तो उन्होंने उसको और जगह जगह पे वो भारत भवन रंगमंडल भी बनाया, फिर वो बेंगलोर भी गए, उन्होंने कितना कुछ दिया है। उसके बाद की जनरेशन में एक्सटेंशन प्रोग्राम नाम की चीज आई, यहाँ कीर्ति मैम के टाइम में पूर्वा फेस्टिवल शुरू हुआ, वो आज बंद हो गया। फिर अंकुर जी के टाइम एक्सटेंशन प्रोग्राम शुरू हुआ, या उससे पहले हुआ होगा। बज्जू भाई के टाइम भारंगम शुरू हुआ, जो आज पूरे देश का एक वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल माना जाता है। तो इन सब सीनियर्स ने, इन सब लोगों ने कुछ दिया है समाज को, आर्टिस्ट कम्युनिटी को। आपने उसका क्या किया? आपने उसको भी जीरो बना दिया। भारंगम में लोगों के नाटकों की सीडीज फेंकी गई, स्क्रीनिंग नहीं हुई कि ये लोग हमें पसंद नहीं है, इनकी स्क्रीनिंग मत करो। ये अंदरूनी खबरें नहीं है, ये दिखता है, उनके चेहरे पे लिखा हुआ। कुछ के तो मंडी हाउस में पोस्टर छप जाते हैं, आप देख लेना कि हिंदी एकेडमी में या उर्दू एकेडमी में या एसकेपी में किसको ग्रांटें मिली है, इसका पोस्टर तो मंडी हाउस के दीवारों पे ही लग जाता है। तो इसको आपको सिर्फ देखने पड़ते हैं कि नाम किसके किसके है और कौन किन संस्थानों के हेड है। तो ये कोई आरटीआई डाल के निकाली हुई इंफॉर्मेशन नहीं है, जनरल है और ये सबको पता है, कोई इसके बारे में बोलता नहीं। अब इस बीच एक्सटेंशन प्रोग्राम, उसका क्या हुआ? पहले के टाइम में क्या होता था कि एक्सटेंशन प्रोग्राम में, जैसे हम पास आउट हुए और उस समय अंकुर जी उसके हेड थे, उसके बाद कुलकर्णी जी उसके हेड थे, तो आप अगर दे जाते भी पूछ लो उनसे कि सर एक्सटेंशन में क्या क्या चल रहा है आजकल, तो वो आपको हाथों हाथ बता देते थे कि इसमें अप्लाई कर सकते हो, ये चल रहा है, ये वाला वर्कशॉप कर सकते हो, या किसी वर्कशॉप में जाना चाहते हो क्या, और लोगों को हाथों हाथ काम मिलते थे। इसीलिए एक अपने संस्थान बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही गली गली घूमने की पड़ी और ना ही अपने नाटक करने की पड़ी, क्योंकि काम बहुत मिल रहे थे। जब इस एक्सटेंशन में एक परमानेंट पोस्ट निकली और एक आदमी आया, उसके बाद 10 बाय 10 के कमरे में एक्सटेंशन डिपार्टमेंट कैद हो गया। आज वो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट क्या करता है, उसके कहाँ मद है। उससे पहले जिनको एक्टिंग से बहुत नफरत थी, एक्टिंग वर्कशॉप उनको लगते थे कि बहुत ज्यादा हो रहे और एक्टर्स को काम मिल रहा है, तो उन्होंने टेक्निकल वर्कशॉप शुरू कर दिए और उस समय से ही एक्सटेंशन डिपार्टमेंट लोगों के नजरों से गायब हो गया। और आज वो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट कहाँ है, वो क्या करता है? परसों भी अभिलाष सर को भी जाते जाते किसी ने सवाल पूछा था ये कि एक्सटेंशन प्रोग्राम में आजकल क्या हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं। सर ने जवाब दिया, क्योंकि वो उनका हेड नहीं है। चलो कोई बात नहीं, पर हम तो इधर है ना, हम सब पे सवाल पूछ सकते हैं। तो वो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का जब इंटरव्यू चल रहा था, उसी समय लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि ये एक गलत एंट्री है, जिसने एक्सटेंशन में काम नहीं किया है या जिसको उसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसको वहां पे नहीं लेना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बहस छिड़ी थी। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, पर आप कम से कम दिखाओ तो सही। जो एक्सटेंशन इतना पूरे भारत भर में जिसके वर्कशॉप्स होते थे और लोग जगह जगह एक्सटेंशन, बच्चे भी जो आते थे एनएसडी में, तो मैं इस एक्सटेंशन वर्कशॉप से आया हूँ, मैं उस एक्सटेंशन वर्कशॉप पे आया हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट से आया हूँ, वो सब गायब हो गए, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ही कहीं खत्म हो गया। तो हमें इस पर्टिकुलर कोरोना समय में आज वो डिपार्टमेंट कहाँ है जो कुछ आर्टिस्ट की जिम्मेदारी ले सके? कुछ तो करो। खैर, ये एक सवाल था, पता नहीं कौन सुनेगा। उसके बाद ये तो बहुत सारी चीजें मैंने बोल दी। एक चीज और मैं सभी लोगों की सवाल तो बहुत उठाए, जैसे मैंने भारंगम का एक उदाहरण आपको दिया कि अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन चला सकते हो तो आप ऑनलाइन भारंगम भी ले सकते थे, आप लोगों को पैसे दे सकते थे।
एक सवाल और जो अब स्टूडेंट्स मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि दादा हमारा भी सवाल उठाओ, तो बिल्कुल मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ और मैं इस लाइव आर्ट को 2D कैमरा में कैद होता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि मैंने वो स्क्रीन टाइम छोड़कर लाइव आर्ट चुना है। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। और अगर संस्थान आज ये करते हैं तो संस्थानों को भी समझ लेना चाहिए कि आज आप कंप्यूटराइज हो जाते हो तो कल को आपको बोला जाएगा कि भैया आप वर्क फ्रॉम होम करो, ये बहावलपुर हाउस जो है वो सेंट्रल विस्टा का पार्ट बना दे, इसको डिमोलिश कर दो। ये भी वक्त आ सकता है, क्योंकि आप अगर दूसरों का बुरा चाहते हो तो आपका भी बहुत भला नहीं होने वाला। मैं इसमें इसलिए बोल रही हूँ कि लाइव आर्ट को लाइव रखने के लिए संस्थान जो खुद क्या बोलते हैं उसको, संस्थान जो कर सकते थे उन्होंने नहीं किया है। आपने अपना लाइव आर्ट खुद मारा है, तो फिर तो गवर्नमेंट को तो बहाना ही मिल जाएगा आपको खत्म करने का। आप रहे हो कि लोग खत्म करो हमें, हमारे लोग काम नहीं करते। सॉरी, एक मिनट, लाइट चली गई, लाइट ऑन करती हूँ। ओके, तो ये सारी चीजें हैं कि जो उस दिन पहले दिन ही बोला गया कि लाइव कैसे कंप्यूटराइज्ड और लाइव स्ट्रीमिंग होके क्लासेस होनी चाहिए। वो उनको एक छोटा सा सवाल बच्चों को खुद ही पूछना चाहिए था कि सर आप हमें तो बोल रहे हो कि अपने घर से क्लासेस करो, और आप अपनी 6 महीने की वर्कशॉप कैसे अनाउंस कर रहे हो जो आपकी खुद का इंस्टीट्यूट है, और आप उसमें आप कैसे एनएसडी के ऊपर ही फ्लेक्स लगा रहे हो कि हम 6 महीने का कोर्स ओपन कर रहे हैं। तो ये सवाल आपको पूछने चाहिए थे तुरंत, पर मुझे पता नहीं कि आपने, क्योंकि आपको नीडर होना पड़ेगा और कोट एंड कोट आपको उदाहरण देते हुए बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। ये अपने आप को हमेशा सोचते कि हम तो वैसे नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, दुनिया खराब है और स्टूडेंट तो और खराब है, और जो रंगमंच करने वाले बाहर के लोग हैं वो तो चिल्लड़ है। तो आपको तुरंत कोट करके सवाल पूछना आना चाहिए। दूसरी चीज, स्टूडेंट्स को मैं एक बहुत जरूरी बात बोलना चाहूंगी कि अभी आपको ये भटका है कि आपकी स्कॉलरशिप बंद कर दी, ये तो आप एक चीज जरूर समझ लो कि आपको किसी एक नाव पे पाँव रखना पड़ेगा। अगर आप सचमुच अपना एजुकेशन चाहते हो दोस्तों, और वो एनएसडी में वापस आकर और फिजिकली वहां रहकर अपना एजुकेशन चाहते हो, तो स्कॉलरशिप का मोह अभी मत करना, क्योंकि स्कॉलरशिप आपको सिर्फ 3 साल के लिए मिली है। और या आप ये मत समझना कि 3 साल का कोर्स अगर आप 6 साल में कंप्लीट करते हो तो 6 साल आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगा, क्योंकि वो आपने बॉन्ड ही वैसा साइन किया कि आपको 3 साल में इतने महीने की ही स्कॉलरशिप मिलेगी। तो स्टिक टू वन पॉइंट, नॉट मेनी पॉइंट्स, क्योंकि मैं कल 1-2 पोस्ट देख रही थी जिसमें आप स्कॉलरशिप भी डिमांड कर रहे हो। आप पहले तय कर लो कि आपको ऑनलाइन अगर आप पढ़ाई मंजूर कर रहे हो तो फिर उस महीने की आप स्कॉलरशिप लो, पर अगर आप ऑनलाइन आपको पढ़ाई मंजूर नहीं है, आपको वापस आना है और आपको फिजिकली काम करना है, तो आप वेट करो, आप लड़ो। और जब अगर आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप डाल भी दी जाती है तो उसको प्लीज निकालो मत, क्योंकि जब आप वापस आओगे तो ये लोग आपको फिर टॉर्चर करेंगे कि आपको पैसे दे चुके हैं, आप मेस का पैसा भरो, आप हॉस्टल का पैसा दो, आप ये पैसा दो, क्योंकि ये आप पे खर्च हो चुका है। तो वो पैसा आप वैसे का वैसा रखो और जब आओगे तो वापस ले आओ, ताकि उसी में से आपका खर्चा चले। ये मेरी मतलब एज ए स्टूडेंट, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे साथ भी हो चुकी है, हमने भी बहुत बवाल किए, बहुत टीचर्स को वापस भेजा है, बहुत सारी मतलब डीन पोजीशन में भी चेंज किए थे और हड़तालें भी की थी। तो उस समय सबसे पहला मुद्दा होता है हड़तालों को या प्रोटेस्ट को डिमोलिश करने का, उनका, ताकि उसमें 2-2 पार्टी से लोग अलग अलग हो जाए, विभाजित हो जाए। तो इस दाना पानी के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आपके सामने आपका बहुत बड़ा भविष्य है।
और अगर उसको सुधारना है तो कुछ चीजें स्टेक पर लगानी पड़ेगी। और ये जैसे मैंने कहा कि 3 साल के ही पैसे मिलने वाले हैं, वो 3 साल 6 साल में कंप्लीट करो या 9 साल, तो 2 प्रोटेस्ट नहीं हो सकते, कोई एक ही चलेगा। ये एज ए फ्रेंड आप मेरे तरफ से सिर्फ वो ले सकते हो। ये मेरी गुजारिश है कि प्रोटेस्ट को कम मत पड़ने दो, क्योंकि हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके पिटीशन भी साइन कर रहे हैं, पोस्ट भी शेयर कर रहे हैं, जितना हमसे बन सकता है। और अब जब टाइम मिला जहां बोलने का, तो हम बोलने के लिए भी आ गए। तो अब हल्के मत पड़ना छोटे से पैसों के लिए, क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ा भविष्य है। मैं अब टीचरों से जो बच्चों को बोल रहे हैं कि एज निकल जाएगी, फलाना हो जाएगा, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि एज कहाँ निकल जा रही है? क्या ये जो बच्चा आज पास आउट हो रहा है, वो या आप जिसको पास आउट करना चाह रहे हो जबरदस्ती, वो क्या कल बीएनए के पोस्ट में अप्लाई करने वाला है? क्योंकि वो 32 साल का पोस्ट आपने रखा हुआ है और आप में से ही बहुत लोग उसमें उसकी कमिटी में हो, और आप सच में उनको नौकरी दोगे कि भाई तूने एनएसडी का ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट किया है, ये जॉब तेरे लिए? आप सच में ऐसा करोगे क्या? आप अपने इंस्टीट्यूट में इन जो बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई, इनमें से कितने लोगों को आप क्लासेस करने के लिए बुलाने वाले हो? या आप रंग मंडल में इसमें से किनको लेने वाले हो? जब इन्होंने परफॉर्मेंस ही नहीं करे, इनके परफॉर्मेंस लोगों को पता ही नहीं, या इनके अंदर ही वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा क्योंकि इनके परफॉर्मेंस हुए नहीं, तो आप सच में इनकी हेल्प करने वाले हो? या आप सिर्फ अपनी नंबर ऑफ वर्किंग डेज कंप्लीट करने के लिए और एक दूसरा बैच आए ताकि बीच में 0 ईयर ना हो, और आपका अगर कुछ पैसा वैसा कट रहा है तो वो ना कटे, इसमें लगे हुए? ये आपको भी क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि एज ए ऑटोनोमस बॉडी आप गवर्नमेंट को बोल सकते थे कि हम लोग जो है, हम भी अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं और हमारा जो लाइव आर्ट है वो लाइव रहना चाहिए, वो डेड आर्ट नहीं हो सकता। तो हम वेट करेंगे और हम अपने बच्चे वापस आने तक इंतजार करेंगे। तो ये चीजें मुझे शेयर करनी थी, और मुझे लगता है कि ये सारी बहुत ज्यादा विस्फोटक बातें हो गई होगी, तो 1-2 पॉइंट्स। हाँ, फ्यूचर सजेशन का मैंने एक लिस्ट बनाया है, क्योंकि लोग हमेशा ये तो बोलते रहते, मतलब प्रॉब्लम्स तो कितने भी गिना दो, प्रॉब्लम्स हर आदमी गिना सकता है, पर फ्यूचरिस्टिक सजेशन भी लाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चिंतन कर रहे हो संस्थानों में रह के, तो हम भी बाहर रह के चिंतन ही कर रहे हैं, और ये हमारे लिए चिंता का भी विषय है, क्योंकि इस पे हमारा फ्यूचर स्टेक पे है, हमारा आर्ट स्टेक पे है। तो फ्यूचरिस्टिक सजेशन के लिए मैं आपको नहीं, संस्थानों को कुछ सजेशन देना चाहती हूँ, जो मुझे लगा कि कुछ लोग ऑलरेडी दे सकते थे पर किसी ने दिए नहीं। तो क्या हुआ है दोस्तों कि अभी जो सोशल डिस्टेंसिंग जो हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो माहौल चल पड़ा है, तो नाटक देखने कौन आता है? नाटक देखने मिडिल क्लास आता है और पैसे दे के आता है, और वो सबसे ज्यादा डरपोक क्लास है। वो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करता है, वो अपने घरों में भी बैठता है, और वो अपने बच्चों की तबीयत के लिए, अपने बड़ों की तबीयत के लिए भी हमेशा डरा हुआ रहता है। वो क्लास अब नाटक देखने आ पाएगा क्या? वो आएंगे वापस? उनको वापस लाने की क्या प्लानिंग है आपके पास? क्योंकि हमें दर्शक तो चाहिए, और जिंदा दर्शक चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा दर्शक चाहिए। ये जो सोशल डायलेमा है, सोशल फियर है, ये इतने जल्दी कम नहीं होने वाला दोस्तों। इसलिए मैं चाहूंगी कि संस्थान अब उसमें 2-3 संस्थान और ऐड करती हूँ कि श्री राम सेंटर, ये भी एक संस्थान है, चाहे वो कितना भी प्राइवेट हो, पर 1 रुपया लीज में उनके पास भी जमीन है और सरकार को उनका भी दायित्व है। कमानी, एलटीजी, ये सारे ऑडिटोरियम जो अच्छा खासा पैसा इतने साल से लोगों से लूट रहे थे, जिसको लेकर भी हमने कोई बात नहीं करी, ना कोई संस्थाएं आगे आई। पर आज टाइम है कि आपको भी आगे आना पड़ेगा। जो दर्शक हमारा दूर चला गया है, उसको वापस लाने के लिए आप क्या करने वाले हो? तो
मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे संस्थानों को या एसएनए जैसे संस्थानों को जिनके पास 2-2, 3-3 ऑडिटोरियम है, उनको एक सजेशन देना चाहूंगी। हालांकि मेरी अब तक की बातों से काफी रुष्ट हो गए होंगे, पर इट्स ऑल राइट। बहुत सारी चीजें बहुत लोग नहीं बोल पाते, तो जो मैंने बोल दी, तो एक सजेशन मेरे तरफ से कि आपके पास 2-2, 3-3 ऑडिटोरियम्स है, आप उनको अपनी मालमत्ता ना समझे, आप इसको सरकारी मालमत्ता समझे और इसको खुला कर दे लोगों के काम करने के लिए, ताकि आर्टिस्ट आए और आर्टिस्ट काम कर। वेदर कन्वर्ट देम इनटू रिहर्सल स्पेस, जब तक आपके बच्चे वापस नहीं आते, जब तक रंगमंडल शुरू नहीं होता, जब तक एसएनए में एक्टिविटीज नहीं शुरू होती, तो आप बुकिंग लीजिए। जो लोग काम करना चाहते हैं, अपने रिहर्सल्स करना चाहते हैं, आने वाले समय में नाटक बनाना चाहते हैं, अभी तक हारे नहीं है, तो उनको प्रोवाइड करिए वो स्पेसेस। ये आईजीएनसी ने ये ऐसे स्पेसेस देना शुरू किया था, अब आईजीएनसी नहीं बचा, उसको बचाने के लिए किसी ने मुद्दा भी नहीं उठाया। पर आप जो बचे हुए स्पेसेस है, उसमें आपको ये चीजें करनी चाहिए कि आप स्पेसेस ओपन कर दीजिए, या तो सैटरडे संडे कम से कम लोकल ग्रुप्स को दीजिए कम। हालांकि अभी तो फ्री ही देना चाहिए कुछ महीनों तक, कि अगले 3-4 महीने जी हम जो ग्रुप संस्थाएं काम करती है उनको फ्री में ऑडिटोरियम देंगे और जो भी टिकट से पैसा आता है वो ले जाए। इस तरह से भी आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हो, या टिकट से पार्टनरशिप रख सकते हो। जबकि एनएसडी और एसएनए के पास बहुत पैसा है और उनके ऑडिटोरियम वैसे भी बंद है, तो आप ऐसे कामों के लिए ऑडिटोरियम खोल सकते हैं जिससे कि ये लोग आए और काम करें। इट्स नॉट अबाउट एनएसडी और एसएनए, हर जगह पे रीजनल संगीत नाटक एकेडमी का भी ऑडिटोरियम है, तो वो भी आप खोल सकते हैं और वहां भी आप नाटक के काम शुरू कर सकते हैं छोटे से व्यय में। या तो आप वहां जगह जगह छोटे छोटे पॉकेट्स बना दो जिसमें लोग आए और काम करें। ये एक सजेशन है, क्योंकि रंगशंकरा जैसे ऑडिटोरियम तो हमारे यहाँ किसी ने बनाए नहीं, किसी थिएटर से आपने सिर्फ लिया ही है, थिएटर को दिया क्या है। तो रंगशंकरा जो बेंगलोर में ऑडिटोरियम है वो 2,500 रुपए लेता है और वो 250 लोगों की स्पेस है लगभग, और सुंदर ऑडिटोरियम है जिसका रेंट मात्र 2,500 रुपए, और उसमें आप 250 रुपए तक की टिकट भी रख सकते हो और जो टैक्स फ्री होती है, ताकि पूरा का पूरा पैसा आपको मिले। ऐसी कोई पहल दिल्ली, मुंबई या ऐसी जगह पे कहीं हुई नहीं है। तो आपको ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स बनाने की जरूरत है जिसमें काम करे और जो हमारी पब्लिक हमसे दूर चली गई है वो भी वापस आए। क्योंकि हम एसआरसी अगर रेंट करेंगे, 64,000 रुपए एसआरसी का रेंट हो गया है विथ 18% जीएसटी, और वो भी 2 से 10 बजे तक। तो हम उसका टिकट बेच के क्या वो पैसा ला पाएंगे? क्योंकि पहले 2-3 लोगों ने लाइन से कि बॉम्बे वाले टिकट बेचते हैं और बंगाल वाले टिकट बेचते हैं, टिकट बेचने का ही मैं पूछ रही हूँ कि जो ऑडियंस हमसे दूर चली गई है, जिसको भीड़ में जाने का ही डर लगता है, तो वो क्या टिकट लेके मौत खरीदने आएगा? तो वो ऑडियंस हमारे पास आएगा तो कैसे आएगा? उसको तो कुछ प्रलोभन देना पड़ेगा कि भाई जो 500 रुपए के नाटक थे वो आज आप 50 रुपए में देख सकते हो, तभी वो वापस आएगा, हिम्मत करेगा। तो आपको ये सारी पहल करने की जरूरत है। एक और चीज जो मैं भूलने से पहले बता दूं कि आज के ये 2-3 सालों का ये बड़ा प्रैक्टिस आजकल चल रही है, वो ये चल रही है कि संस्थानों के हेड जो है वो अपने छोटे छोटे नाटक बना लेते हैं, अपने सोलो, अपने दोलो, और वो अपने ही शोज करते हैं। हर फेस्टिवल, जिसका फेस्टिवल ग्रांट है, जहाँ है वहाँ है, तो ये बार्टर सिस्टम चलता है कि आप हमारा नाटक करिए, आप हमें बुलाइए, आप हमें बुलाइए। तो आप करिए अपना नाटक, पर आप फ्री में करिए ना। फिर ये इतना बड़कपन आप दिखाइए, आप उससे पैसा भी चाहते हो, तो फिर क्यों ना आप 15-20 लोगों को लेकर नाटक करो, ताकि आप एक टीम ले जाओ, उस टीम को भी पैसा मिले। तो थोड़ा बड़कपन हर तरीके से लोगों को दिखाना चाहिए। एक एक्सटेंशन के ही हमारे हेड थे, कुछ दिनों पहले उनकी डेथ हुई। डेथ से पहले उन्होंने एक वीडियो डाली थी, बड़ी मार्मिक वीडियो थी, वो ऑक्सीजन सांस नहीं आ रही थी, और उन्होंने बोला कि
मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मेरे हाथ से कोई चूक भूल हो गई होगी तो मुझे और मेरे परिवार को आप माफ कर दीजिए। ये चूक भूल की बात कर रहे थे, इन्होंने क्या किया था ऐसा? रियलाइजेशन आप सबको, हम सबको अंत में होना है, सबको यहां से जाना है, तो क्यों ना किसी का भला करके जाए। हर चीज लूंगा और मुझे अवार्ड्स भी चाहिए। हाँ, एक चीज मैं और कह रही थी कि जैसे कुछ दिन पहले ये भी चल रही थी कि हमें क्या पता कौन घर में भूखा मर रहा है, झूठ भी तो बोल सकता है। अगर हम अनुदान या कुछ राशि बोल दे तो सैकड़ों लोग लाइन में लग जाएंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब 10 साल के अवार्ड आपने 2-3 साल पहले बांट दिए, 10 साल के, मतलब 2015 का बेस्ट एक्टर, 2015 का बेस्ट डायरेक्टर, ये आपको घर बैठे कैसे पता चल गया था? 20 अवार्ड आपने 1-1 लाख रुपए के बांट दिए, आपने उसका पूरा बहुत बड़ा फेस्टिवल बना दिया। तब भी हम लोगों ने सवाल, मैंने तो सवाल उठाया था ही, और हमने सवाल उठाए ही थे। तो मैं आज पूछ रही हूँ कि तब जब आपको घर बैठे कौन बेस्ट एक्टर है ये पता चल जाता है बगैर बायोडाटा मंगवाए, तो कोई भूखा मर रहा है ये आपको क्यों नहीं पता चल रहा है? वो भी पता चलना चाहिए ना। फिर आपके नेटवर्क इतने स्ट्रांग क्यों नहीं है? और आप चुपचाप जाके उसकी हेल्प कर दीजिए। हम नहीं बोलेंगे कि आपने फलाने की हेल्प क्यों करी, हमें पता है कि वो भूखा मर रहा है, उसके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, उसके घर में कोरोना से अभी डेथ हो गई है। ये आपको कैसे नहीं पता चलता है? कोई मन में भी सोच ले आपके बारे में खराब तो आपको पता चल जाता है, पर कोई दुखी है संसार में तो ये आपको कैसे पता नहीं चलता? तो ये सारी नेटवर्क क्यों स्ट्रांग नहीं है? आपके चंगू मंगू चट्टू पट्टू आपको ये नहीं बताते कि फलाना आदमी भाई रोज मंडी हाउस पे दिखता है और रोज का कुछ सही नहीं चल रहा है, और वो बेचारा थिएटर के ही छोटे मोटे फेस्टिवल से खाता पीता था, आज उसके पास कुछ नहीं है, ये कोई नहीं बता। तो ये सारी चीजें आप हम सबको ये सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि ये सारे नौकरी पेशा लोग और ये हमारा भविष्य हमेशा तय करते हैं। नौकरी मुट्ठी भर होती है दोस्तों, पूरे देश में नौकरियां बहुत कम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिनको वो नौकरियां मिल गई वो बड़े हो गए और वो महान हो गए और वो हमारा भविष्य तय करेंगे। तो इसलिए मैं फ्रीलांसर एक्टर्स या जो लोग फेस्टिवल्स लेते हैं उनको एक फ्री की एडवाइस है कि आप लोग भी ना इन लोगों की जी हजूरी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि नाटक क्षेत्र में, स्पेशली रंगमंच में या कला क्षेत्र में, ये जी हजूरी करके कुछ पालू, ये एक घुन की तरह लग चुका है कि मैं फलाने की थोड़ी। हम चाटुकार नहीं है, हम चापलूस नहीं है, नहीं होना चाहिए। हम थिएटर करते हैं तो एक विचारों के लिए थिएटर करते हैं, हमारा उसमें कुछ विचार होता है, मनोरंजन होता है, नहीं तो हम राजा के खुशमस्करे नहीं है। हमें रंगमंच ने एक सोचने की बुद्धि दी है, अच्छा बुरा परखने की बुद्धि दी है। तो कोई अब एक कुर्सी में आ जाता है तो आप उनके पीछे पड़ जाते हो, उन्हीं को अवार्ड देते हो, फलाना सम्मान, उन्हीं को बुके भेज रहे हो, उनके आगे पीछे सर कर रहे हो। कब तक करेंगे? और आज जब ये कोरोना टाइम में आप इंट्रोस्पेक्ट करो कि इन सबको जिन पे आपने अपने फेस्टिवल्स में बहुत बड़ा पैसा खर्च किया, उनके सोलो दोलो मंगवा के और उनके पीछे बहुत पैसे इन्वेस्ट किए, आज उनमें से कौन आपके काम आया? किसने आपकी पर्सनली हेल्प करी कि भाई फलाने आदमी ने मुझे वहां तक बुलाया था, बुके लेके मुझे 3rd AC का या एयरफेयर दिया था, तो मैं आज उसके लिए कुछ कर लूं, उसकी ग्रांट ही जल्दी दिलवा दूं। वो लोग तो आके पूछ रहे ग्रांट तो आपका अधिकार ही नहीं है। तो अब जब NSD के नए डायरेक्टर्स बनेंगे या SNM में भी बड़ी बड़ी पोस्टें खाली है और हो सकता है वो भरी जाए, तो प्लीज फूल मालाएं लेके वहां चाटुकारिता करने मत पहुंचिए। काम उतना ही करिए जो आपका अधिकार है कि भाई ये मैंने प्रोजेक्ट भरा है और इसमें आपका रिकमेंडेशन चाहिए, साइन चाहिए, तो ये आप का साइन करना उनका काम है, प्रपोजल देना मेरा काम है, उसके साथ टू whomsoever की एक एप्लीकेशन जोड़नी मेरा काम है, और वो कुर्सी पे बैठे ही है क्योंकि वो उनका काम है। तो उसके लिए जी सर, हेलो सर, हमारे घर आइए सर, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं सर, फेसबुक में आपके लिए 10 पोस्टें सर, ये थिएटर करने वालों का काम नहीं है, ना ही होना चाहिए। जिससे जो फ्रीलांस एक्टर कम्युनिटी है, जो अपने अपने पर्सनल संस्थान चला रहे हैं और खुद का स्पाइन स्ट्रेट रख के चला रहे हैं,
वो लोग पावरफुल होंगे। आप जहां जहां जिनको जिनको मौका मिलता है ये सवाल पूछिए कि सारी कमेटियों में ये सारे हेड क्यों बाहर के लोग जो एक्सपीरियंस से 10-10, 12, 15 साल, 30 साल, 35 साल जिनको रंगमंच किए हुए हैं, वो लोग कमेटियों में क्यों नहीं हो सकते? तो ये सारे सवाल आपको पूछने पड़ेंगे, बार बार पूछने पड़ेंगे। और ये उचित समय है, कोरोना ने हम सबको आईना दिखा दिया है कि भैया अपनी पूछ खुद करवानी पड़ेगी, अपना हक खुद मांगना पड़ेगा। तो मुझे लगता है मैंने काफी पॉइंट्स लिखे, सारे ब्रीफ कर दिए हैं। और कोई सवाल हो तो 1-2 मिनट सवाल ले लेते हैं, नहीं तो 1 घंटा हो गया है। और इसमें एक पहल जैसे कोरोना काल में बहुत जरूरी चीज है कि लोग ये भी पूछेंगे कि आपने क्या किया। तो मैं एक अनाउंसमेंट छोटी सी, अगर प्रवीण जी इजाजत दे तो छोटी सी अनाउंसमेंट है हमारे ग्रुप के तरफ से कि प्रवीण जी अदरवाइज आप बोलोगे मेरे प्लेटफॉर्म पे जी। तो छोटी सी अनाउंसमेंट है कि दिल्ली में हमारा एक हमने नया स्पेस बनाया है जो कि जिसको हमने लाइट्स और 50 सीट इक्विप्ड एक ऑडिटोरियम में कन्वर्ट किया है, जो आपको 110 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से रिहर्सल के लिए मिलेगा और मात्र 3,000 रुपए शुल्क में आप उसमें एक शो कर सकते हैं, 5,000 दे के 2 शो कर सकते हैं। ये पहल हमने अपने ग्रुप की तरफ से की है और आप आइए, वहां रंगमंच करिए और थिएटर सैटरडे संडे नाटक करिए, उस पर चर्चाएं करिए। तो ये मेरा एक हमारे ग्रुप के तरफ से तोहफा है लोगों को, जो भी जहां से भी अपना नाटक लेके आना चाहते हैं, दिल्ली से, दिल्ली के बाहर से, उन सबका स्वागत है कि आप आइए और आपको हम मंच प्रदान करेंगे और हम एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट कर सकते हो। उसमें आप टिकट भी बेच सकते हो, जो टिकट आपकी बिकेगी वो पैसा आपका। तो ये हमारे संस्था की तरफ से पहल है। अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं। कोई सवाल है? मुझे यहाँ दिख नहीं रहा अभी क्योंकि ओके दोस्तों, तो इतना विस्फोटक भाषण शायद काफी था कि किसी ने कोई सवाल ही नहीं पूछे। पर जब मेरा जोर इसी पे था कि सवाल पूछे जाए। तो अगर कोई सवाल पूछने हैं तो आप मुझे बाद में फोन भी कर सकते हैं। मैं रंगमंच के लिए और लोगों के लिए हमेशा रात के 12 बजे भी कॉल ले लेती हूँ। अगर आपको मैं किसी काम आ सकती हूँ, कोई मार्गदर्शन चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तो वो हम उसके लिए हम सदैव आपका सबका स्वागत है। रंगमंच का, नॉट ओनली रंगमंच, कला के विधा से जुड़े सभी लोगों का, कि हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और करते रहना चाहिए, तभी रंगमंच हो सकता है। तो इस कोरोना काल में आई थिंक ये सारी चीजें जो जरूरी थी, बाकी भी सब लोग बोलते रहे अब तक इतने दिन से, और मैंने भी उसमें कुछ चीजें जोड़ दी। और स्टूडेंट को मैं कहूंगी कि प्रोटेस्ट करिए, ये आपका अधिकार है। प्रोटेस्ट करना हम सबका ही अधिकार है, वो कभी गुनाह नहीं होता किसी भी हाल में नहीं, क्योंकि हम लोकतंत्र में जीते। तो अगर आपको जो चीज मनवानी है तो उसके लिए प्रोटेस्ट करिए, लड़िए। और रंगमंच एक जीवित चीज है, उसको प्रूव करिए, क्योंकि प्रोटेस्ट से ही वो प्रूव होगा आई थिंक। तो फार्मर्स भी बैठे हैं, वो भी मनवा रहे हैं अपनी चीज, आप भी मनवा सकते हो। मनवाने के लिए कोई आपको लड़ना पड़ेगा बस। तो ऑल द बेस्ट आपके प्रोटेस्ट के लिए। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ प्रवीण गुंजन जी का कि उन्होंने ये इतना अच्छा मौका प्रदान किया और सबको साथ जोड़ा, और एक विस्फोटक जिसमें हम सबको रेट्रोस्पेक्ट करने की भी जरूरत है, देखने की भी जरूरत है और सोचने की भी जरूरत है कि रंगमंच की दशा और दिशा किस तरफ जाएगी इस बड़े से अवकाश के बाद। 1-1.5 साल का अवकाश, और अभी भी टाइम लगेगा, क्योंकि एक चीज याद रखना, मैं कि कोरोना
अभी बहुत जल्दी नहीं जाने वाला है। आप लोग मुझे निगेटिव बोल सकते हो, पर कोरोना अभी कम हुआ तो ब्लैक फंगस आया, ब्लैक फंगस गया तो व्हाइट फंगस आया, व्हाइट फंगस आया तो येलो फंगस, ये सब चलता रहेगा कुछ ना कुछ। पढ़ के सुना दो। कुछ सवाल आ रहे हैं शायद, पर मुझे दिख नहीं रहे हैं। मंडल प्रमुख का पद अभी भी खाली है, उसे खत्म कर दिया गया। हाँ दादा, राणावी रंगमंडल का प्रमुख का पद एक आदमी ने अपने लिए ही परमनेंट किया था, और अपने जाने के बाद उसको अनपरमनेंट करके वो चले जाने वाले हैं। तो और उन्होंने सोसाइटी से ये सारी चीजें पास भी करवा ली है, और सोसाइटी ने भी पास कर दी है कि ये एक एडिशनल प्रभार रहेगा एनएसडी के किसी फैकल्टी पर या समथिंग लाइक दैट। फिर वो टेम्पररी पोस्ट बनेगी जैसे पहले थी। तो उसके लिए हम आवाज तो उठा सकते, पर लड़ेंगे कितना और किससे? क्योंकि खुद अंदर के लोग, अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक एक पोस्ट, कुछ साल पहले चिल्ड्रन थिएटर एक्सटेंशन की पोस्ट भी इस तरह से ही डिमोलिश कर दी गई, जिसमें इंटरव्यू हो चुके थे और उसके बाद उस इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं दिया गया और वो पोस्ट खत्म हो गई। उसी तरह से जहां तक मैंने सुना है कि एक टीचर की पोस्ट भी, शायद वो जिसपे रॉबिन्दास सर थे, वो पोस्ट भी खत्म हो गई। अब ये रंगमंडल प्रमुख की भी पोस्ट खत्म कर दे तो धीरे धीरे सबकी पोस्टें खत्म होनी है। एक सवाल है संजय रवि जी का, रंग प्रति सही मार्गदर्शन की कमी है, जिसमें संस्था के इतर कलाकारों के आर्थिक समस्या को कौन दूर करेगा, इस पर भी जोर दिया जाए, मार्गदर्शन करें। और ओके, तो पूछना, शायद मैंने आपके सवाल को इनकॉर्पोरेट कर दिया है कि जो मुझे जानकारी हासिल हुई थी वो यही थी कि रंगमंडल प्रमुख की पोस्ट जो है वो अब खत्म कर दी जाएगी। तो उसमें सोसाइटी को भी बोलना चाहिए, और इस तरह से अगर आप सारी पोस्टें खत्म होगी तो कल को एक्टिंग फैकल्टी और सारे फैकल्टीज धीरे धीरे, गवर्नमेंट तो रिलायंस को ही ना बेच दे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। अब मार्गदर्शन देखो संजय दा जो भी, कि सर अपने एक्टर्स की ना आपको भी केयर लेनी पड़ेगी। जैसे अगर कोई एक्टर आपकी संस्था में काम करता है, वो फुल टाइम काम करता है, और आपको अगर सैलरी ग्रांट हासिल है, तो कभी ये मत सोचना कि उसका व्यय काट के ही मैं अपने बाकी खर्चे चला लूं। वो जिसका जो अधिकार है उसको कम ना ज्यादा देना ही चाहिए। और दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि टिकट बेचना बहुत जरूरी है। टिकट, ये तो कीर्ति मैम ने भी बोला अपने इसमें कि आप फ्री में नाटक मत दिखाइए, जो एडिशनल पैसे आए वो आप एक्टरों में बांट दीजिए, ये भी एक उसमें सुझाव हो सकता है। आप छोटे छोटे वर्कशॉप्स कर सकते हैं, चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप्स कर सकते हैं, तो जिसमें आपके तो फ्री में अगर रंगमंच करना बंद कर देंगे तो उससे भी आप बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हैं और एक्टरों को भी पैसा दे सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं ना कि हमारे जो भी सैलरी ग्रांट के एक्टर्स हैं उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे एक्टर्स हैं, तो जिस फेस्टिवल में जाते हैं और हम अपनी संस्था का उसमें एकदम छोटा सा व्यय निकालते हैं कि आना जाने का खर्चा निकल गया, उसके बाद संस्था को भी उतना ही पैसा मिलता है। अगर सारे एक्टर को 5-5 हजार देते हो तो संस्था को भी 5 ही हजार मिलता है। संस्था भी एज एन एक्टर काम करती है उसमें, जिसमें फिर वो आर्टिस्ट का भी आप पे विश्वास बढ़ता है, और वो 4 दिन अगर अच्छे से जी लेता है तो वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ये 2-4 चीजें हो सकती है अपने लोगों को। और एक सवाल है मुश्ताक समीर जी का, एनएसडी का विस्तार क्यों नहीं होता नेशनल लेवल पर? 130 करोड़ की पॉपुलेशन में क्या सीट्स काफी है? देखो, ये सवाल तो, जैसे मैं एकेडमिक काउंसिल की मेंबर नहीं हूं और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एनएसडी ये काफी सालों से ये चल रही है बात, पर आप एक चीज और समझो कि कला क्षेत्र में अगर हम सालाना 1.5 लाख 2 लाख आर्टिस्ट पास करते रहे, मान लो, इतने क्या हमारे पास काम है?
रंगमंच में, उससे पहले उनको जैसे एमबीए पास आउट होते तो उतनी कंपनीज होनी चाहिए, या तो एमबीए का बंदा फिर खुद कुछ बनाता है, अपना नया प्रोडक्ट बनाता है या नई कंपनी जोड़ता है। तो ये धीरे धीरे शुरू करना पड़ेगा। हमारे टाइम तो 20 सीट थी, अब 27 हो गई है। रीजनल लेवल पे 3 जोनल सेंटर शुरू हुए हैं, जिसमें बैंगलोर है, सिक्किम है और अपना बनारस है। फिर चिल्ड्रन थिएटर के लिए त्रिपुरा है। तो कोशिश तो, पर उस समय के विजनरी लोगों ने की। ये भी बात याद रखिए कि अभी तो बहुत सालों में एनएसडी के पास डायरेक्टर नहीं है। डायरेक्टर ऑफिशियल ड्यूटी निभा रहे, वो खुद डायरेक्टर नहीं है, तो बहुत सारे निर्णय वो खुद नहीं ले सकते। वो सिर्फ उस पोस्ट को संभाल रहे टेम्पररी तौर पे। तो हम उन पे भी सारी चीजें लाद नहीं सकते, क्योंकि वो ऑफिशिएटिंग है, उनके अधिकार कम होते हैं। तो पहले एनएसडी का डायरेक्टर आ जाए और फिर हम ये सारी चीजें उनसे मांग करें। पर अब जैसे कोरोना काल में सब कुछ बंद है, आर्टिस्टों की ऑलरेडी दुर्दशा है, तो आप उसमें और आर्टिस्ट भर के क्या करना चाहते हैं? ये मेरा आपसे सवाल है कि आर्टिस्ट मंच के और फुल टाइम दे के एक लेवल पे पहुंचे, वो बहुत कम लोग होते हैं और वो फिर अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं ऐसी जगह पहुंचने का। और कोई सवाल? प्रोडक्शन क्वालिटी का होगा तो निश्चित ही दर्शक का दायरा भी बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है मुश्ताक जी कि प्रोडक्शन, वही बात की ना मैंने ग्रांटों के बारे में भी। जब इंडिविजुअल ग्रांटें 5-5 लाख लोगों को मिल रही थी तो प्रोडक्शन क्वालिटी भी सुधरा था। मुट्ठी भर लोगों ने उसका सत्यानाश कर दिया, 2-2, 3-3 ग्रांटें भर के और उस ग्रांटों का मिसयूज करके एक ही प्रोडक्शन 4 लोगों के ग्रांट में दिखा के। हम लोग भी कम बदमाश नहीं है, हमारे अंदर भी बहुत सी बातें आती है। एक ग्रुप के 4 एक्टर एक ही प्ले डालते थे और सबको ग्रांट मिलती थी और सबको एक ही प्रोडक्शन दिखा के उसके फोटो दे के लोग उसका पैसा उठाते थे। तो वो जब ग्रांट खत्म हो गई, आपके पास पैसा नहीं है, सैलरी ग्रांट का सैलरी दे कि प्रोडक्शन करे, कि वो जो स्पेस और ऑफिस रेंट ले रखा है उसका पैसा दे, या साल भर का काम चलाए, या सीए को पैसा दे। ये सब में सैलरी ग्रांट में उतना ही हो पाएगा जितना कर पाना संभव है। पर एक चीज, जिसके पास जुनून है नाटक करने का, वो फिर पैसा नहीं देखता, वो क्वालिटी प्रोडक्शन देखता है। और ऐसे क्वालिटी प्रोडक्शन होते भी है। वो साल में मान लो 10 ही लोग करते होंगे पूरे देश में, पर लोग क्वालिटी प्रोडक्शन करते हैं, इसका विश्वास रखिए। और इसीलिए ना कल जो पूंजदा बोल रहे थे कि आपका काम है क्वालिटी चेक करना और कौन ग्रांट सही यूज कर रहा है या खराब यूज कर रहा है, ये आपका काम है। क्योंकि आपको कमेटियां किस लिए बनाई है? एक एक कमेटी में 50-50 लोग आते हैं, बड़े बड़े होटलों में रहते हैं। आप सिर्फ वहां कागज चेक करने तो नहीं आते ना, आप जाओ, आप रिपोर्ट बनाओ। जब आपको बोला गया है जाके कि आप कमेटी में हो, तो आपको आसपास जो बदमाशी हो रही है वो आप अगली ग्रांट की मीटिंग में याद रखो, वहां के लोगों को बताओ कि ये फला फला लोग बदमाशी कर रहे हैं, इनको ग्रांट मत दो। पर आप नहीं करते, क्योंकि आपके आसपास जो बदमाशी होती है उसको आप छुपाने की कोशिश करते हो। दूसरी चीज एक और मेरी छूट गई थी कि आने वाले समय में ना ये ग्रांटों के प्रमुख और ये सब चीजें, जैसे भारंगम में, अगर भारंगम के सिलेक्शन में जहां तक मुझे पता है कि अगर किसी का खुद का प्ले होता है तो वो सिलेक्शन कमेटी में नहीं बैठता। तो लोगों को ऑलरेडी उसका शायद अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि मेरा प्ले नहीं है, या लोग उसमें विड्रॉ कर लेते हैं कि मेरा प्ले है इसलिए मैं विड्रॉ कर रहा हूं। तो जिनकी ऑलरेडी रेपर्टरीज है वो कमिटियों में जब अगर बैठे और प्रमुख भी वही हो, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो सारे फैसिलिटीज तो अपने लिए लेंगे, वो दूसरों को क्या देंगे? तो ये सब भी चीजों का हमें चेंजेस मांगना चाहिए कि जिसकी अपनी रेपर्टरी है तो वो ही रेपर्टरी के हेड है, वो दूसरों को फिर दूसरों के कागज चेक कर रहे और वो उसमें क्वेश्चन मार्क डाल रहे। तो थोड़ा वो वैसा ही है कि 10th के बोर्ड के पेपर में मेरा बेटा ही जिस सब्जेक्ट का ये दे उसके पेपर मैं ही चेक करूं, तो फिर मैं अपने बेटे को तो फर्स्ट लाऊंगी। तो बोल दिया बात मैंने। तो ये सारी चीजें आपको
क्या प्रोडक्शन, क्या ये रंग कर्म नहीं है? मैं सहमत हूँ आपके विचार से। ओके, भूखे पेट जुनून संभव है क्या? सर, ऐसा है कि भूखे पेट ही जुनून संभव होता है। उसी को जुनून कहते हैं जो भूखे पेट से निकलता है। और एक जुनून जिसको कहते हैं ना, वो जो पागलपन की हद तक इंसान को ले जाता है, या जो रूहानियत की बात करते हो कि अगर कोई सूफियाना शायर होता है तो वो ये नहीं देखता कि उसने खाना खाया है कि नहीं खाया है। वो अपनी शायरी करता है और वो मौला तक पहुंचने की कोशिश करता है, और उसकी मौला की जो पुकार है वो ही एक सुंदर कंपोजिशन में बदल जाती है। वो इसलिए लिखने नहीं बैठता कि आज मैं एक सुंदर शायरी करूं या सुंदर सूफी ये संगीत बनाऊं, या इसको फेमस होके मुझे रॉयल्टी मिलेगी, या कोक स्टूडियो इसको खरीदेगा। वो रूहानियत होती है। तो जुनून को आप पैसों से मत कैलकुलेट करिए। जुनून जुनून होता है, पर उसके साथ पेट भरा होना चाहिए, लोगों को पैसे मिलने चाहिए। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। हाँ, तो प्रवीण गुंजन जी का मुझे वो आ गया है कि बहुत बहुत आभार है गौरी देवल जी। थैंक यू प्रवीण कि आप सबने मुझे सुना, और आप मुझे पर्सनली भी बताइए कि मैंने अगर कुछ गलत बोला होगा तो माफ कर दीजिए। मैं सबसे छोटी हूँ आप लोगों से, और अगर अच्छा कुछ आप मेरे सजेशन लगे तो प्लीज उसको लीजिए। मेरा नाम मत दीजिएगा, मुझे उसकी रॉयल्टी नहीं चाहिए। पर रंगमंच को अगर कुछ फिर से खड़ा करना है तो बहुत जरूरी है कि कुछ सुझाव मैंने से कुछ दिए हैं, आप सब भी दीजिए, देखते हैं क्या होता है। और लड़ते रहिए। कोरोना काल में आर्टिस्ट को जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और अपने जुनून को संभालना और भी ज्यादा जरूरी है। थैंक यू।